So let's begin today's class. पहले अपने कैपिटल गेन्स का होमवर्क करेंगे जो लास्ट क्लास आप लोग को होमवर्क दिया गया था। क्या आप किए क्या कैपिटल गेन्स का होमवर्क? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, अपने स्टार्ट करते हैं। कैपिटल गेन्स का होमवर्क था पेज नंबर 58। ठीक है, कॉपी निकाल लेंगे। कैपिटल गेन्स का होमवर्क था पेज नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, खाली इंडेक्सेशन वाला जो पेज है ना, वो थोड़ा सा आप अलग से करके रखना, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेशन फैक्टर्स अपने को काम आएगा। ओके, मैं इंडेक्सेशन फैक्टर्स पूछूंगा, उसका आप जवाब दीजिएगा। मिस्टर सी, जस्ट अ मिनट। मिस्टर सी परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर 6 लाख फॉर 1,06,000 ऑन 15th May 1975। 15 मई 1975 को मिस्टर सी ने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा 1,06,000 के लिए। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंकर्ड बाय हिम फॉर मेकिंग द एडिशन और ऑल्टरनेशन टू द हाउस प्रॉपर्टी। Cost of construction of first floor in 1982-1983 is 3,10,000। इसका कुछ करना है अपने को? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स 141 के पहले इग्नोर करते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंड फ्लोर इन 2002-03 ये अपने इंडेक्सेशन कर लेंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इन 12-13 इसका भी अपने इंडेक्सेशन कर लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 141 इज 8,50,000। तो अगर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू अपने को दी गई है और अपने को इसका प्रॉपर्टी एक्विजिशन डेट पता है 1975 जो कि है 1,06,000, तो डेफिनेटली इसका अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले सकते हैं? 8,50,000। यहाँ पे इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर दिया रहता तो उससे अपने को कंपेयर करना पड़ता, बट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड बाय सी ऑन 10th August करंट ईयर फॉर 68 लाख। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन ट्रांसफर इज 50,000। आपको कैपिटल गेन निकालने बोला है फॉर द असेसमेंट ईयर दिस। ठीक है, तो इजी है ये। एफवीसी क्या हो जाएगा? एफवीसी हो गया 68 लाख। मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सम है। माइनस क्या करेंगे? ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करेंगे, 50,000 माइनस कर देंगे। नेट कंसिडरेशन कितना हुआ? नेट कंसिडरेशन अपना 67,50,000 हुआ। ठीक है, नेट कंसिडरेशन अपना 67,50,000 हुआ। ठीक है, इसके बाद अपने क्या करेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाला हमने? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8,50,000। ठीक है, 8,50,000 इंटू 3। यहाँ पे प्लीज आप भी मेरे साथ कैलकुलेट करते, आप कर लिए क्या? ठीक, करते रहिएगा साथ साथ। हाँ, यहीं पे 8,50,000 इंटू क्या? 331 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना आ रहा आंसर? 28,13 28,13,500। ये अपना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है 28,13,500। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दो ठो लेंगे हम लोग। एक ये वाला लेंगे और एक दो लेंगे अपने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ओके, तो एक कितना आएगा? 7,35,000 इंटू कितना? 331 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टर कितना है? 105। तो वो कितना आ रहा है? 7,35,000 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 331, 23,17,000। ये अपना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ रहा है 23 लाख। फिर दूसरा वाला क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इन 12-13 5,50,000। तो 5,50,000 इंटू 331 डिवाइडेड बाई 12-13 का फैक्टर क्या है? 200। तो 5,50,000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 331, 9,10,250। 9,10,250 ये आपका क्या हो गया? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया। तो फाइनल अपना आंसर क्या रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7,250। सबका सही आ रहा है?
सब लोग चेक कर ले, अल्तफूर अखिल प्लीज आप लोग भी चेक करिए। 7,09,250। ओके, सो फर्स्ट अपना खत्म हुआ सर। नेक्स्ट होमवर्क प्रॉब्लम पेज 61 में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। मिस्टर राकेश परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 14th अप्रैल 1999 फॉर 1,05,000। राकेश क्या किया? राकेश एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया 14th अप्रैल 1999 को फॉर 1,05,000। He entered into an agreement with Mr. Bobby for the sale of the house on 15 September 2002। उसने एग्रीमेंट किया किसके साथ? बॉबी के साथ एग्रीमेंट किया। क्या चीज के लिए? हाउस सेल करने के लिए 15 सितंबर 2002 को। ठीक है। एंड रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 25,000, और उसने एडवांस रिसीव कर लिया। सिंस बॉबी डिड नॉट रिमिट द बैलेंस अमाउंट, राकेश ने फॉरफिट कर लिया एडवांस। राकेश फॉरफिट कर लिया कब? 2002 में। तो राकेश के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 14-15 के पहले फॉरफिट किया। लेटर ऑन ही गिफ्टेड द प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड मिस्टर आकाश ऑन 15th June 2005। तो सर बिकॉज नाउ राकेश हैज गिफ्टेड द प्रॉपर्टी, तो राकेश के हाथ में कोई कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, कि गिफ्ट इज नॉट अ ट्रांसफर। लेकिन ये जो एडवांस है ये राकेश को ही मिला था, तो राकेश के हाथ में ये ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, हमें इसको फर्दर आगे नहीं लेकर जाना। लेटर ऑन ही गिफ्टेड द प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड मिस्टर आकाश ऑन 15th June 2005। ऑन 15th June 2005 इसने गिफ्ट कर दिया प्रॉपर्टी आकाश को 15 जून 2005 को। फॉलोइंग रेनोवेशंस वर कैरिड आउट बाय राकेश एंड आकाश टू दी हाउस प्रॉपर्टी। राकेश ने किया 1998-1999 को, तो इसका इग्नोर करेंगे। राकेश ने किया 2001-2 को, तो ये कंसिडर कर लेंगे। और आकाश ने किया 2-3 को, तो ये भी अपने कंसिडर कर लेंगे। ये सब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा सर। ठीक है। Later on, he gifted the house property to his friend Mr. Akash on 15th June 2005. Following renovations were carried out by Rakesh and Akash to the house property. तो एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर ये गिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये सही बोल रहा है कि सर गिफ्ट हुआ है 15 जून 2005 को, तो आकाश ने रेनोवेशंस कैसे कर लिया 2002-3 को। ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, उसी में कोई मिस्टेक होगा। कोई बात, इस चीज़ को एक बार आप इग्नोर करो। ठीक है, क्योंकि एनीवेज अपने को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने मंजूला फॉलो करेंगे। और मंजूला क्या करने वाले हैं? मंजूला अपने को प्रीवियस ओनर का जो इंडेक्सेशन है वो ही देने वाला है। ये डेट अब अपने लिए रेलिवेंट है ही नहीं। ये डेट अपने लिए रेलिवेंट अगर आपको करना है तो अब इसको 15 जून 2002 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। 15 जून 2002 कर लीजिए, आप कर लीजिए। गिफ्ट कब मिला? 15 जून 2002 को। ओके, अब ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 141 इज 1,50,000। ठीक है। आकाश एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ मिस्टर चिंटू फॉर सेल ऑफ दिस हाउस ऑन 1st June 2005। आकाश ने भी अग्रीमेंट किया किसी चिंटू से सेल के लिए और फॉर 1st June 5 एंड रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ रुपीज कितना? 80,000। इन्होंने एडवांस रिसीव किया कितना? 80,000 का। तो ये जो एडवांस रिसीव किया, अगेन ये कॉस्ट में से क्या करना है अपने को? माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये एडवांस 2014-15 के पहले रिड्यूस हुआ। The said amount was forfeited by Akash since Chintu could not fulfill the terms. Finally, the house was sold by Akash on 2nd January to Sanjay for a consideration of 12 lakh. Compute cap gains chargeable to tax in the hands of Akash for the assessment year this. ठीक है। तो सर ये प्रॉपर वो मंजुला वाला ही सम है। तो पहले अपने को बताएं कि इस सिचुएशन में एफईसी क्या लेंगे अपने? 12 लाख। ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ है क्या? कुछ नहीं है। सीधा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होने वाला है? सर
what will be the cost of acquisition? What will be the cost of acquisition for Akash? It will be cost of acquisition of राकेश. आकाश का जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राकेश होगा. और राकेश का कॉस्ट क्या है? राकेश ने खरीदा था ये 1,05,000 में, लेकिन इसकी एफएमवी क्या थी प्रॉपर्टी? 1,50,000. तो विच एवर इज हायर. तो राकेश के हाथ में जो कॉस्ट है वही मेरा कॉस्ट है, बट मेरे को एडवांस भी मिलके रखा है. कितना? 80,000 का. तो मुझे 80,000 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. डिड यू अंडरस्टैंड? ये इंपॉर्टेंट था. मुझे 80,000 माइनस करना पड़ेगा. इनटू किससे करेंगे मल्टीप्लाई? सिंपल, 331 बाय 100. तो 70,000 इंटू 331 डिवाइडेड बाय 100, विच इज हाउ मच? 2,31,700. उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना आ रहा है? ये दो लेंगे अपने माइनस. एक होगा 50,000 इंटू कितना? 331 डिवाइडेड बाई 1 2 का फैक्टर होगा 100. 1,65,500. और एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा कितना? 1,90,000 इंटू कितना? 331 डिवाइडेड बाई 105. राइट. 23 का फैक्टर 105 है. तो क्या हो जाएगा? 598 952 आ रहा है क्या? 952. ठीक है. तो डिफरेंस बताओ आंसर. आप लोग भी देखते रहिएगा लाइव एट होम वाले स्टूडेंट्स. 12 लाख माइनस 2,31,700 माइनस 1,65,500 माइनस 598 952. दिस इज माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. $2,03,848. दिस इज करेक्ट क्या? 2,03,848 करेक्ट है क्या? प्लीज बताइए. 2,03,848 करेक्ट है क्या? प्लीज बताइए. प्लीज बोलिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. Mr. K purchased a house property on 10th April 1992 for rupees 65,000. मिस्टर के एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है 10th अप्रैल 1992 को फॉर 65,000. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2001 was 2 लाख रुपीज 70,000. 2,70,000 इसकी एफएमवी थी. 31st August 2003, Mr. K enters into an agreement with Mr. J for sale of the property for 3,70,000 and received an amount of 60,000 as advance. ये 370 का कोई वैल्यू नहीं है. ये खाली बोल रहा है एग्रीमेंट एंटर किया इस वैल्यू पे. इसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इसने क्या कर लिया है? एडवांस रिसीव किया. लेकिन एस जे डिड नॉट पे द बैलेंस अमाउंट. के ने क्या कर लिया? कब किया? ये 2003 है. तो ये क्या करना है अपने को? कॉस्ट से माइनस करना है. कॉस्ट कितना है? एक्चुअल परचेज हुआ है 65,141 के पहले, और उसके बाद एफएमवी क्या है? 2,70,000 का. तो 2,70,000 माइनस कितना? 2,70,000 माइनस 60, राइट. तो कितना हो गया ये? 2,10,000. तो 2,10,000 अपना क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा. हाँ. अच्छा, आगे गिफ्ट कर दिया क्या ये? ओ, गिफ्ट कर दिया तो फिर इसका कुछ नहीं होगा. और देखो पूरा सम पढ़ना पड़ेगा ना. गुड. इन May 2008, K constructed the first floor by incurring a cost of this. तो ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. Subsequently in January 9, K ने गिफ्ट कर दिया हाउस. किसको? ओके.
इसने डी को क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। ऑन 10th फेब डी ने हाउस बेच दिया 12 लाख में, आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स फैक्टर दे दिया, कैप गेन निकालने बोले, तो उसका आपका कॉस्ट 270 ही रहेगा, क्योंकि जो एडवांस फॉरफिट किया है एसएससी ने नहीं किया। एसएससी कौन है इस सिचुएशन में, डी, डी ने बेचा है ना, तो जो डी एडवांस फॉरफिट करेगा उसी का ट्रीटमेंट होगा। प्रीवियस ओनर जो एडवांस फॉरफिट करेगा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो यहां पर अपने एफवीसी निकाल ले, कितना आ रहा है 12 लाख। फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ रहा है 2,70,000 इंटू क्या 331 डिवाइडेड बाई 100, 8,93,700, 893,700 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, इंप्रूवमेंट भी था, के कंस्ट्रक्टेड द फ्लोर कब, मई 2008 में, कितना 2,35,000 इंटू डिवाइडेड बाई 89 का फैक्टर दिया हुआ है देखो 137। ठीक है, अच्छा ये सब समझ लो ना, सब मंजुला फॉलो कर रहे हैं अपने, पूरा मंजुला फॉलो कर रहे हैं। अगर आप मंजुला फॉलो नहीं करते तो आंसर कुछ और आता। ठीक है, क्योंकि आप एक गिफ्ट कब मिला है इसको, जनवरी 9 में गिफ्ट मिला है, तो 8-9 का फैक्टर लेते आप अगर मंजुला फॉलो नहीं करते तो। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना आ रहा है 2,35,000 इंटू 331, 567,774, तो डिफरेंशियल कैप गेन कितना आ रहा है, अच्छा लॉस आ रहा है, तो LTCG लिखेंगे और माइनस में आंसर लिखेंगे। जब भी लॉस आएगा तो LTCG लिखेंगे और माइनस में आंसर लिखेंगे। अगर आप LTCL लिखोगे तो आप पॉजिटिव में आंसर लिखोगे, समझ गए। when you are writing capital gains you have to write in minus, but when you are writing positive में you have to write loss। ठीक है, क्या है आंसर 261 474। this is my long term capital loss, this is my long term capital loss। क्वेश्चन 4 ये भी ऐसा ही था, मुझे कराने का रिक्वायरमेंट है क्या, आंसर की किया है क्या, क्या है फाइनल एफईसी बताओ फटाफट, 52 लाख है क्या, ओके। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, हाँ 11,90,000। देखिए मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ कि जो बच्चे कर रही हैं ताकि उनका मैच हो जाए। ठीक है, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 1190 माइनस एडवांस कितना है 40, इसमें प्रीवियस ओनर नहीं है ना, ध्यान है ना एकदम, प्रीवियस ओनर नहीं है इसमें। तो 11,90,000 माइनस 40 इंटू 331 बाय 100 कितना आ रहा है 6,000। इंप्रूवमेंट है क्या, कुछ नहीं है, अच्छा 97 है तो ये इग्नोर करेंगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो लॉन्ग टर्म कैप गेन कितना आ गया 13,93,500। ओके, क्वेश्चन 5, थॉमस इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिला, उसके फादर ग्रैंडफादर का डेथ हुआ जिसके वजह से उसको ये हाउस मिला, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफर विच इज एग्जेम्प्ट। जैसे गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है वैसे एनीथिंग विच यू आर गिविंग ऑन इनहेरिटेंस, आप इनहेरिटेंस में किसी को भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, दिस इज नॉट टैक्सेबल, दिस इज एग्जेम्प्ट। तो थॉमस को अगर मिला है, इनहेरिट किया है वो हाउस जयपुर में अंडर अ विल ऑफ हिज फादर इन मे 2008, in May 2008 the house was purchased by his father in January 2000 for 2,50,000। प्रीवियस ओनर कौन हो गया, उसके फादर, जिन्होंने कब खरीदा प्रॉपर्टी 2000 में खरीदा, कितना में खरीदा 2,50,000 में खरीदा, और उन्होंने जब खरीदा उन्होंने खरीद के थॉमस को इनहेरिटेंस में दे दिया, कब विल में 2008 में। तो थॉमस के लिए प्रीवियस ओनर है उनके फादर, थॉमस ने जब प्रॉपर्टी खरीदा तो उसका कोई कॉस्ट लगा नहीं, तो उसका कॉस्ट क्या होगा फादर का कॉस्ट, और फादर का कॉस्ट क्या है 2 लाख, फादर का कॉस्ट क्या, सॉरी 2,50,000।
अब इसमें बोला ही इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 7 लाख इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वन मोर फ्लोर इन हिज हाउस इन जून 2002। ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। हाउस वाज सोल्ड बाय हिम इन नवंबर फॉर 37 लाख 50। ध्यान से, वैल्यूएशन अडॉप्टेड बाय रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज फॉर चार्ज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वाज 47 लाख 25,000। यानी इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना प्रॉपर्टी का? 47 लाख 25,000। एसडीवी आपको दे दिया है 47 लाख 25,000। तो जैसे एसडीवी दिया तो आपको पता है क्या करना है, 50C वाला प्रोविजन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। और सर थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर आपका ठीक है तो आप समझ जाओगे, एक्चुअल वैल्यू मेरा 37 लाख 50 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? बहुत ज़्यादा है सर, 10% का डिफरेंस उससे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो 110% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाएगा। विच वॉज नॉट कंटेस्टेड बाय द बायर। बायर ने इसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बट एज पर द एसएससी's रिक्वेस्ट द एसएससी असेसिंग ऑफिसर मेड अ रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। उन्होंने बोला कि असेसिंग ऑफिसर को कि आप मेरा प्लीज वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर दो। तो वैल्यू डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर वाज हाउ मच? 47 लाख 50,000। तो सर ये बढ़ा दिया वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या किया? और वैल्यू बढ़ा दिया। तो अपने को कौन सा वैल्यू लेना है 50C के लिए? अपने को तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेना है, क्योंकि सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एफएमवी विच एवर इज लोअर दैट इज कंसिडर्ड टू बी और फुल वैल्यू कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 50C। दैट इज कंसिडर्ड टू बी फुल वैल्यू कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 50C। ब्रोकरेज दिया है, ध्यान से, ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ब्रोकरेज दिया है 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन विच वॉज पेड बाय थॉमस। तो ये जो 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन है, ये कौन सा कंसिडरेशन है? ये सेल कंसिडरेशन जो होता है ब्रोकरेज, ये किस पे होता है? एक्चुअल वैल्यू पे होता है। ध्यान रखिएगा, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे नहीं होगा। ब्रोकरेज किस पे होगा? क्योंकि ये ब्रोकरेज तुम किसको दे रहे हो? तुम ब्रोकर को पे कर रहे हो। तो ब्रोकर को तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे नहीं पे करेंगे ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे तो स्टैम्प ड्यूटी पे होगा। और ब्रोकरेज जो पे होता है वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू पे होता है। तो मेरी एक्चुअल सेल वैल्यू कितनी है? 37 लाख। तो ये जो 1% मैं निकालूंगा, मैं किसके ऊपर निकालूंगा? 1% जो मैं निकालूंगा, मैं 37 लाख कितना? 50,000 ना। 1% 37 लाख 50,000 पे मैं ब्रोकरेज निकालूंगा। ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस एज ऑन 141 इज 2,70,000। तो ये किसके लिए दिया है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए दिया है। जब भी 141 का एफएमवी दिया मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। You are required to compute capital gains chargeable to tax with the help of the given information। तो सिंपल है, सिंपल है। सबसे पहले अपने को क्या करना है? एफवीसी अंडर सेक्शन 50C निकालना है। ठीक है, विच इज हाउ मच? 47 लाख 25,000। यू नो द रीजन वाई? क्यों? सिंस, एक मिनट, सिंस एसडीवी is more than 110% of actual sale consideration, okay, FVC under section 50C shall be कितना? SDV। Since SDV is more than 110% of actual sale consideration, FVC under section 50C shall be SDV। तो FVC कितना हो गया? 50C में 47 लाख 25,000 लेस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना होगा? 1% होगा ऑफ 50। ये एक्चुअल कंसिडरेशन है। 1% ऑफ 37,50,000 विच इज कमिंग टू 37,500। तो अपना नेट कंसिडरेशन कितना आ गया? 46,87,500। फिर हो गया अपना इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस अपने क्या करेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? हाउस वॉज परचेज बाय फादर इन जनवरी 2000 फॉर 2,50,000। तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर क्या है? 2,50,000। और एफ एम वी एज ऑन 141 क्या है? 270। तो हायर क्या है? 270। तो 270 को अपने क्या करेंगे? इंडेक्स करेंगे। तो 270 इंटू कितना? 331 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना आ रहा है? 8,93,000। ये अपना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया।
क्लियर है क्या? अब क्या बचा इसमें? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो अपने लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कितना? 7 लाख इंटू कितना? 331। जून 2002 में आपने कंस्ट्रक्शन किया, तो जून 2002 में अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया तो 23 में फैक्टर क्या है? 105। तो 7 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाई 105। 22,667। 22,06,667 आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ रहा है। सही है ना ये? हम्म, और कुछ हो गया सब? तो फाइनल आंसर निकाल लेंगे। 15,87,133 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ब्रोकरेज जो आपको लेना है वो आपको एक्चुअल वैल्यू पे लेना है। क्लियर हुआ? ठीक है। और कोई सम था क्या? तो होमवर्क कंप्लीट हुआ अपना डिस्कशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। पेज 23 में आएंगे प्लीज। कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन अपने पढ़े थे क्या? 45(1). Any profit or gains arising from transfer of capital asset will be chargeable to capital gains in the previous year in which the transfer took place। जिस साल ट्रांसफर हुआ उस साल जिस साल ट्रांसफर हुआ कैपिटल एसेट का उस साल कैप गेन लगाएंगे, उस साल कैप गेन टैक्सेबल हो जाएगा। बट हमने कुछ इंस्टेंसेस पढ़ा जहां पर कैपिटल गेन ट्रांसफर ईयर वाले दिन नहीं, साल नहीं लग रहा है, बट रिसीट बेसिस लग रहा है। 45(1)(a), 1(b) एंड 45(5). 45(1)(a) में पढ़े थे कैपिटल गेन ऑन इन द केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है अगेंस्ट डैमेज ऑफ एनी कैपिटल एसेट, तो कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच यू हैव received the insurance claim. That is the amount of the fair market value of the asset received, fair market value of the asset received और amount of consideration which is received। तो fair market value जो आपका asset का रहेगा या फिर actual money जो received रहेगा वो आपके लिए कंसिडरेशन माना जाएगा और उसके ऊपर आपको अपना कैपिटल गेन टैक्सेबल करना पड़ेगा जिस साल आपने रिसीव किया है। ध्यान रखें, ट्रांसफर वाला जो ईयर है, ट्रांसफर वाला ईयर आपका अलग ईयर माना जाता है। वो उस साल होता है जिस साल आपका डैमेज हो गया, जिस साल आपका कैपिटल एसेट नहीं रिकवर हो सकता, उस साल ट्रांसफर ईयर मानेंगे। इंडेक्सेशन आपको हमेशा कब तक मिलता है? जब तक एसेट आपके पास है तब तक आप ट्रांसफर की हो, तो ट्रांसफर वाले साल तक ही आपको इंडेक्सेशन मिलेगा, याद रखिएगा। बट टैक्सेबिलिटी ईयर दूसरी ईयर हो सकती है। क्लियर है? 45(1)(b) अपने पढ़े थे कैपिटल गेन्स ऑन इन केस ऑफ यूलिप्स, कि यूलिप की जब मैच्योरिटी अमाउंट आपको एक्चुअली रिसीव हो जाती है उसी साल आपका कैपिटल गेन लगता है, व्हेन योर इनकम इज कमिंग अराइजिंग आउट ऑफ द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज टू विच एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल। टू विच एग्जेम्पशन इज, जिसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आती है तो कैपिटल गेन भी आएगी जिस साल वो रिसीव हो रहा है। तीसरा अपने पढ़े थे 45 सबसेक्शन 5, दैट इज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द असेट्स बाय द गवर्नमेंट। तो in that situation, the year in which compulsory acquisition has taken place, that will be considered to be the year of transfer. But two types of compensation is there: initial compensation, enhanced compensation. Initial compensation will be taxable in the year in which the consideration or part thereof is first received। जिस साल आपने पार्ट देयर ऑफ या कंसिडरेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने डिफाइन किया है, जिस साल आपको पार्ट देयर ऑफ मिल गया उस साल आप फुल्ली क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे।
initial compensation, and you will claim the entire cost of acquisition of the asset against this full value consideration, and then you will make it as capital gain, but it will be taxable in the year in which part thereof or consideration is received. But what about enhanced compensation? If you have filed a suit and you are to before the court and your court grants a final order, and pursuant to that you receive enhanced compensation from the department, from the government, then it will be taxable as and when you are receiving that enhanced compensation. But obviously that will be taxable in the year in which you have received it and not in the year in which you have accrued it. And more importantly, against this consideration which you have received it, you will not be getting any deduction or any benefit of cost of acquisition because you have already taken earlier. Plus you will be getting the expenditure incurred for transfer, like litigation expenses जो आपका लगा है which is incurred in relation to earning such kind of income, such kind of enhanced compensation. This will be taxable in the year as and when received. ध्यान रखना, we have also studied about interest on enhanced compensation, which is taxable in the year of receipt. Against this, taxable in the year of receipt under IFOS, income from other sources, and against this we will be getting a standard deduction of 50% and no actual deduction. तो याद रखना, enhanced compensation के against में आपको actual deduction मिलता है खर्चों का, obviously not cost of acquisition because you have already got that cost of acquisition का benefit in the initial compensation, but interest on enhanced compensation का deduction के against में हम 50% क्या claim करते हैं, standard deduction claim करते हैं. क्लियर है? उसी तरीके से एक और उसी तरीके से देयर इज वन मोर स्पेशल केस व्हिच इज स्पेशल केस नंबर 5, एंड दैट स्पेशल केस नंबर 5, ठीक है, द स्पेशल केस नंबर 5 is conversion of capital asset into stock in trade, that is section 45 subsection 2. Conversion of capital asset into stock in trade, that is section 45 subsection 2. क्लियर है? यहां बोला जा रहा है कि जो भी कैपिटल एसेट आपके पास है आप उसको अपने स्टॉक इन ट्रेड में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे. जो भी कैपिटल एसेट आपके पास है आप क्या करते हो, अपने स्टॉक इन ट्रेड में उसको क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो, और फाइनली ये स्टॉक इन ट्रेड को आप बेच देते हो. तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो कैपिटल एसेट आप कन्वर्ट करते हो स्टॉक इन ट्रेड में और स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हो, तो यहां से तो आपका कैप गेन बच जाता है. आप तो कैप गेन्स को अवॉइड कर लिए क्योंकि आपने क्या कर लिया, कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में. बस यही पे प्रॉब्लम आएगा. तो मैं एक छोटा सा आपको बेटा एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझ जाओगे कि इंटायर ये प्रोविजन क्या है. बहुत सिंपल है ये. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विच सेक्शन, अपने आप बात कर रहे हैं 45 सबसेक्शन 2. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आई हैव अ कैपिटल एसेट विथ मी. मेरे पास एक कैपिटल एसेट है, ठीक है. मैंने क्या किया, मैंने उस कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया. मैंने क्या किया, मैंने उस कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर लिया, और फिर जब मैंने कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास जो स्टॉक इन ट्रेड आया, मैंने स्टॉक इन ट्रेड को बेच दिया. ठीक है, मैंने स्टॉक इन ट्रेड वाज सोल्ड. मैंने कैपिटल एसेट जब खरीदा था, मैंने कैपिटल एसेट खरीदा था 1 जनवरी 2013 को, और इसकी प्राइस थी 10 लाख रुपीस. I have acquired this capital asset on 1st January 2013, and when I have acquired it, I had acquired it on 1st January 2013 for rupees 10 lakh rupees. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में, ऑन 1st May 2022. मैंने कन्वर्ट कब कर लिया, 1st May 2022 को मैंने कन्वर्ट कर लिया. और जिस दिन मैंने इसको कन्वर्ट किया ना, तो कन्वर्ट तो जब होता है तो कोई सेल तो होता नहीं है. आपने कर लिया अपने बुक्स में क्या कर लिया, कन्वर्ट. लेकिन जिस दिन मैंने कन्वर्ट किया उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एसेट की हो गई थी 14 लाख रुपीस. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्ट. कन्वर्ट मतलब क्या, ट्रांसफर. दिस इज कैप गेन. गवर्नमेंट ने बोला जैसे कन्वर्ट हो गया ट्रांसफर हो गया, कैपिटल एसेट ना रहा. द मोमेंट इट इज कन्वर्टेड इट इज ट्रांसफर. तो जैसे आपने कन्वर्ट कर लिया आपका ये ट्रांसफर माना जाएगा.
अब रहा बात कि सर ट्रांसफर तो मान लिए, बट एक्चुअल में ये 14 लाख तो एक डीम्ड फिगर है, मेरे पास तो कोई रियलाइजेशन तो हुआ नहीं है कि मेरे पास कोई पैसा आया है, गए अभी तक तो आए तो कुछ थोड़ी ना, ये तो आपने एक नोशनल वैल्यू निकाल लिया कि हाँ तुम्हारा 10 लाख का एक्विजिशन कॉस्ट था, कन्वर्जन वाले दिन तुम्हारा 14 लाख रुपए का एक अनरियलाइज्ड बोल सकते हैं अपने, एक होता है रियलाइज्ड गेन, एक होता है अनरियलाइज्ड गेन। अनरियलाइज्ड मतलब नोशनल है कि तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू इस दिन का क्या है, 14 लाख है। अगर तुम एज अ कैपिटल एसेट बेचते तो तुम्हारे 4 लाख का गेन आता, अज्यूमिंग शॉर्ट टर्म है। अगर तुम इसको कैपिटल एसेट की तरह बेचते तुम्हारा कितना गेन आता, लेकिन तुमने बेचा नहीं ना, तुमने तो क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो यू हैव कन्वर्टेड दिस इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। बट यू टेल मी वन थिंग, अगर आप इस पर 45(1) लगा दिए तो कितना बड़ा डिफिकल्टी आ जाएगी बताइए, क्योंकि आई हैव नॉट रिसीव्ड एनीथिंग। 45(1) क्या बोलेगा, जिस साल ट्रांसफर उस साल टैक्स करो, मतलब जिस साल कन्वर्ट हुआ है उस साल टैक्स करो, नहीं। दैट इज व्हाई अ न्यू सेक्शन वाज ब्रॉट इन, सेक्शन 45(2). सेक्शन 45(2) बोलेगा नो, although it is transferred in which year, previous year 22-23, but let me tell you, the asset which got converted, the asset which got converted into stock in trade was actually sold at 20 lakh rupees in previous year 23-24। ये हमारा अगला साल स्टॉक बिका, यानी जो कैपिटल एसेट के फॉर्म में खरीदे थे उसको स्टॉक में कन्वर्ट करिए और वही स्टॉक की तरह किस में बिका, 23-20। मतलब जो पहले कैपिटल एसेट था वो अब स्टॉक बन के स्टॉक की तरह बिका, कब, तो ये 20 लाख आपने रियलाइज किया है। दिस यू हैव अचीव्ड, दिस यू हैव रियलाइज्ड इट, this is the year in which you have sold it। again I am telling you, this is the year in which you sell the asset। ये भी नहीं है कि तुमने 20 लाख रिसीव कर लिया है, हो सकता है मैंने 20 लाख में बेच दिया, बट 20 लाख रुपए मिला नहीं है, बट 20 लाख में बेच दिया। सेल होना इंपॉर्टेंट है, रिसीव होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेल होना, सेल नहीं हुआ तो कैप गेन नहीं लग सकता। कैप गेन तभी लगेगा जब तुम ये कन्वर्टेड एसेट क्या करोगे, एक्चुअली बेचोगे। जब तुम ये कन्वर्टेड एसेट एक्चुअली क्या करोगे, तो सर अगेन यहां पे टैक्सेबल ईयर कुछ और है, ट्रांसफर ईयर कुछ और है। इंश्योरेंस क्लेम्स में टैक्सेबल ईयर क्या था, क्लेम ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव्ड, और ट्रांसफर ईयर क्या था, कंपल्सरी एक्विजिशन। यहां पे भी वही है। अब कन्वर्टेड, कन्वर्जन के बाद जब ये स्टॉक बन गया तब थोड़ी ना ये कैपिटल एसेट होगा, इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी बताओ, बताओ इस केस में कैपिटल एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा 1113 से लेकर, बस ये इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग है। तो ट्रांसफर ईयर तो क्या है, 22-23 होगा। इंडेक्सेशन आपको 22-23 के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा, बट आप टैक्सेबल अभी नहीं करोगे। टैक्सेबल कब करोगे, 23-24 में करेंगे। इसका मतलब आपका ट्रांसफर ईयर वाले साल में कैपिटल गेन कंप्यूट हो जाता है, बट आप उसको टैक्स नहीं करते हो। क्यों, सेल नहीं हुआ, एग्जैक्टली क्योंकि एक्चुअली ये सेल नहीं हुआ। सेल कब होगा, जब भी होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी ये सेल होगा तब अपने को क्या करना है, वो कैपिटल गेन को टैक्सेबल कर देना है। समझे, नहीं नहीं, रिसीव मैटर नहीं करता, ओनली मैटर करता है एक्चुअल सेल होना चाहिए स्टॉक का। कैप गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक। अच्छा, अब एक बार रुको सर, अगर आप स्टॉक बेच रहे हो तो पीजीबीपी भी आएगा थोड़ा, खाली कैप गेन तो आ नहीं सकता। आप दिमाग लगाएंगे, दिमाग का काम और कुछ नहीं है, खाली दिमाग का काम है। ध्यान से, 10 लाख का एक्विजिशन था 1 जनवरी 13, 10 लाख का एक्विजिशन था 1 जनवरी 13। अरे बोलिए, कन्वर्ट कब किया बेटा, 1 मई 22 को कन्वर्ट किया, और उस दिन एफएमवी क्या था, 13 लाख। प्रीवियस ईयर 23-24 को हमने बेच दिया,
क्या स्टॉक कितना में 20 लाख में, कितना में बेच दिया 20 लाख में, 10 लाख 13 लाख 20 लाख। हमने स्टॉक बेच दिया प्रीवियस ईयर 23-24 में एट ₹20 लाख। हाँ बेच दिया। क्या बोला था 14 किसको करे, सॉरी ये 14 लाख था हमारा। तो 1 जनवरी 13 को हमने 10 लाख में खरीदा, 1 मई को हमने 14 लाख में इसको कन्वर्ट किया, एफएमवी था, और 20 लाख जो था उसका प्रीवियस ईयर 23-24 को अपने स्टॉक बेच दिए कितना में 20 लाख रुपीस में अपने स्टॉक बेच दिए। अब यहां पर मुझे बताइए आपका कैपिटल गेन्स किस बीच में कैपिटल गेन्स था, यही पीरियड था। व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट, यही तो था। हाँ और स्टॉक इन ट्रेड का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या था, स्टॉक इन ट्रेड का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या था, ये था, ये तो था। 1 जनवरी 13 को मैंने कैपिटल एसेट परचेज किया और 1 मई को मैंने कैपिटल एसेट कन्वर्ट कर दिया, तो खत्म, ट्रांसफर हो गया। और उसी समय स्टॉक की इंट्रोडक्शन हो गई। और स्टॉक फाइनली कब बिका, तो सिंपल है, आपका कैप गेन क्या आने वाला है, एफवीसी माइनस कॉस्ट। एफवीसी क्या होगा 14 लाख, कॉस्ट क्या होगा, तो 4 लाख का क्या हो गया पीजीबीपी। स्टॉक कितना में बेचे आपने, आपने स्टॉक कितना में बेचा 20 में। अब इस स्टॉक का कॉस्ट क्या होगा, दैट्स द पॉइंट। ये स्टॉक का कॉस्ट तो ये होगा ना, एग्रीकल्चर इनकम में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो मार्केट वैल्यू होगा वो मेरा फाइनल बिजनेस इनकम के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। वैसे यहाँ पे भी इसकी जो मार्केट वैल्यू, क्योंकि ये मार्केट वैल्यू उसका सेल माना गया है, ये इसका क्या होने वाला है कॉस्ट, तो 6 लाख आपका क्या होने वाला है पीजीबीपी। अल्टीमेटली यही तो हो रहा है बेटा, 4 लाख का गेन इधर, 6 लाख का गेन इधर, टोटल गेन कितना है, और एक्चुअल में आपका गेन भी उतना ही हुआ है। 10 लाख का चीज आप 20 लाख में बेचे हो तो 10 लाख का आपका गेन हुआ है, तो गवर्नमेंट बोलता है भैया 10 का 10 पीजीबीपी में नहीं जाएगा, कुछ कैपिटल गेन में भी जाएगा। क्योंकि कैपिटल एसेट तक, जब वो एसेट कैपिटल एसेट तक था उस समय जो भी अप्रिसिएशन हुई आपने उसमें किस में टैक्सेबल कर दिया, कैप गेन में। और कैपिटल एसेट के बाद कन्वर्जन के बाद जो भी अप्रिसिएशन होगा वो किस में चला जाएगा पीजीबीपी में। अब इसका फॉर्मूला भी, आप फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, नहीं तो आप दिमाग में एक्चुअली इसको फिट कर सकते हो कि पीजीबीपी इनकम एंड कैपिटल गेन दोनों एक ही साल टैक्सेबल होगा लेकिन निकाला अलग अलग जाएगा। समझ में आया कि पीजीबीपी इनकम आपने कैसे निकाला, सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक माइनस एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जो कि आपने कैप गेन के लिए कंसिडर किया। और कैप गेन के लिए आपने क्या कंसिडर किया, एफवीसी जो कि एफएमवी है माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अरे बोलिए प्लीज। चलिए, द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, the definition of transfer as per section 2 clause 47 includes conversion of capital asset into stock in trade. SSE may convert capital asset into stock in trade into the books of accounts before transferring the asset in order to avoid cap gains. Cap gains avoid करने के लिए SSE क्या कर सकता है, it may convert capital asset into stock in trade. ठीक है, cap gain is chargeable to tax in the year in which stock is actually sold. Indexation and period of holding shall be considered up to which date, up to the date of conversion. ट्रांसफर कब मानेंगे आप, ट्रांसफर मानेंगे जिस साल आपका कन्वर्जन हुआ है। कैप गेन कैसे टैक्सेबल करेंगे और पीजीबीपी कैसे कंप्यूट करेंगे, कैपिटल गेन्स इज इक्वल टू एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन विच इज व्हाट फुल वैल्यू कंसिडरेशन। कैप गेन इज इक्वल टू एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन विच इज व्हाट फुल वैल्यू कंसिडरेशन, और माइनस आप क्या करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब जब आप पीजीबीपी इनकम निकालेंगे तो जो कैपिटल गेन्स में आपका एफएमवी था वही क्या हो गया इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दिस विल बिकम
द एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द स्टॉक। और रियल जो वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है स्टॉक का, वो आपका क्या हो जाएगा? सेल वैल्यू हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा? सेल वैल्यू हो जाएगा। FMV on the date of conversion should be considered as the cost of the stock. Illustration देखते हैं। A is the owner of a car. On 1st April, he starts a business of purchase and sale of motor cars. एक कार का ओनर है, वो 1 अप्रैल से क्या चालू कर दिया? बिजनेस चालू कर दिया। क्या चीज का? कार का। He treats the above car as a part of stock in trade of his new business. वो स्टॉक बना लिया। He sells the same on 31st March closing year and current year end and gets a profit of 1 lakh. आपको पूछा इसका टैक्स इम्प्लीकेशंस बताओ। डन। क्या होगा ये 1 लाख? वेरी गुड आंसर। सर कार सबसे पहले कैपिटल एसेट ही नहीं है। सिंस कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट, द इंटायर इनकम फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ मोटर कार इज हिज बिजनेस इनकम एंड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। लिखिए। कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट। कार इज नॉट अ capital asset, and hence the income arising from sale of motor car, hence the income arising from the sale of motor car of rupees 1 lakh is taxable as is PGBP income। ठीक है। X converts his capital asset acquired on 10 June 4 for 60,000 into stock in trade in 10th March 2022। देखिए यहां पर कन्वर्जन ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी साल क्या मानेंगे? ट्रांसफर। और इंडेक्सेशन भी कब तक होगा? उसी साल। पर टैक्सेबल कब होगा? जब सेल करेंगे। भूलेंगे नहीं, हाँ, भूलेंगे नहीं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द अबव कन्वर्जन वाज क्या? 5,50,000। ये क्या हो गया आपका? एफवीसी। क्या चीज का? कैपिटल एसेट का। ही सब्सिक्वेंटली सेल्स द स्टॉक सो कन्वर्टेड फॉर कितना? यही कन्वर्टेड स्टॉक वो कब बेच दिया? 6 लाख में बेच दिया। कब? करेंट ईयर ही बेच दिया। कब बेच दिया? करंट ईयर बेच दो। करंट ईयर क्या होने वाला है आपका? ये सब टैक्सेबल करंट ईयर होगा, क्योंकि स्टॉक इस साल बिक गया। तो वो स्टॉक जो बिका, कुछ पार्ट पीजीबीपी में जाएगा और कुछ पार्ट, वो आपको पता है कैसे करना है, तो करिए। एफईसी क्या होने वाला है? पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा कैपिटल एसेट का? 10 जून 4 से लेकर 10th March 2022। तो एफईसी कितना है? 6 लाख मत बोल दीजिएगा, 5 लाख हो, 5,50,000 होगा। 5,50,000 होगा ना, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर 5,50,000 है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? 60,000। इसको इंडेक्सेशन कर दे, हम इंडेक्सेशन कर दे, करना ही पड़ेगा। अच्छा, 60,000 इंटू वॉट बाई वॉट करे? कन्वर्ट कब हुआ है बेटा? पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक का निकाला आपने?
गड़बड़ मत करिए प्लीज। अगर आप वो स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे जो मैंने आपको सिखाया था, पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखो, ये सब करो, गलत हो जाएगा सब क्वेश्चन। डोंट जंप, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो क्या है यहाँ पर, 10 मार्च 22, यानी कौन सा साल है ये, 21-22 है, 21-22। तो 21-22 का CIA क्या है, 300। तो 60,000 इंटू 317 डिवाइडेड बाई 45 का फैक्टर क्या है, 113। तो क्या होगा, 60,000 इंटू 317 डिवाइडेड बाई 113, क्या आ रहा है, 319, 168,319। तो डिफरेंशियल गेन बताओ। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इनटू कैसे आया 317, 331 नहीं आया, देखिए हमेशा 331 नहीं आता, ट्रांसफर ईयर इस साल ये इसमें अलग होता है और टैक्सेबिलिटी ईयर अलग होता है। यस, आंसर क्या रहा है, 3,81,681, ये हो गया कैप गेन, LTCG। अब PGBP क्या होगा, PGBP तो पूरा 6 लाख है स्टॉक का वैल्यू। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा PGBP का, 5,50,000, क्योंकि 5,50,000 तक का गेन आपने ऑलरेडी टैक्स कर दिया है। अब 5,50,000 के ऊपर वो जितना में बेचा है वो क्या होगा PGBP। तो कितना है 550, इसमें कोई इंडेक्सेशन मत कर देना भूल से। तो 50,000 क्या हो गया PGBP, 50,000 हो जाएगा PGBP इनकम। डन। हाँ, इलस्ट्रेशन 13, A converts its capital asset acquired for an amount of 50,000 in June 2003 into stock in trade in the month of November 2019। कन्वर्ट कब किया, कन्वर्ट कब किया, कौन सा साल, हाँ कैप गेन में बस साल बोलिए। FMV क्या है, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, FVC हो गया। स्टॉक इन ट्रेड वाज सोल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 6,50,000 इन दी करेंट ईयर। टैक्स ट्रीटमेंट बताइए फटाफट। पीरियड ऑफ होल्डिंग जून 3 से लेकर, तो FVC क्या हो गया 4 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, फैक्टर क्या लेंगे, नवंबर 19 ट्रांसफर ईयर है, तो 1920 का फैक्टर क्या है 289 डिवाइड बाई 34 का फैक्टर क्या है 109। आंसर क्या आ रहा है 50,000 इंटू 289 बाई 109, 1,32,569। इसका डिफरेंस हो गया लॉन्ग टर्म कैप गेन, इसका डिफरेंस हो गया लॉन्ग टर्म कैप गेन। 3,04,31। ठीक है, अब PGBP, ठीक है, डन। तो ये हुआ अपना कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। अभी एक और डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अपने कुछ सम्स प्रैक्टिस करेंगे ऑफ बोथ द सेक्शंस। तो 45 1 कर लिए, 45 1A कर लिए, 1B कर लिए, 2 कर लिए, 3 4 अपने नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे, अभी नहीं। 5 कर लिए, ये सब हो गया ना, हो गया ना। 45 1 1A 1B 2 3 4 एक साथ अपने बाद में कवर करेंगे। 5 कवर कर लिए, और 5A भी अपने आज करेंगे। 5A, ये 45 1 का सारा सबसेक्शन है। क्लियर है,
नाउ लेट्स कम टू 50B। 50C के पहले क्या आता है? बी। बी फॉर बॉम्बे। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस टू वर्ड्स स्लम सेल? क्या आपने कभी सुना है स्लम्प सेल? स्लम्प, अच्छा सेल सुना है? सेल, सेल मतलब क्या? बेचना। अभी हम लोग क्या बात करेंगे पता है? हम लोग बात करेंगे कि मैंने एक बिजनेस को एज इट इज ट्रांसफर कर दिया, पूरे के पूरे बिजनेस को एज इट इज ट्रांसफर कर दिया। और इस ट्रांसफर का यह खास बात है कि मैंने इंडिविजुअल वैल्यूज असाइन किए बिना, लिसन टू मी केयरफुली, इंडिविजुअल वैल्यूज असाइन किए बिना मैंने लमसम प्राइस में या वैल्यू में ये बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया। लमसम, द की वर्ड इज लमसम प्राइस, या बोल सकते हो लमसम कंसिडरेशन। लमसम, लमसम मतलब क्या होता है? एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू में मैंने इस बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया, बिजनेस को बेच दिया। बिजनेस को जब मैं बोल रहा हूं बेच दिया, तो क्या आप ये बोलते हो क्या कि कुछ कुछ असेट्स, कुछ कुछ लायबिलिटीज बेच दिया, कुछ कुछ असेट्स, कुछ कुछ लायबिलिटीज अपने पास रख लिया? नहीं, एग्जैक्टली exactly. जो भी आपका उस बिजनेस से कनेक्टेड क्या था, असेट्स या फिर लायबिलिटी, वो सब का सब आपने ट्रांसफर कर दिया किसी थर्ड पार्टी को। जैसे आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, उनका बहुत सारा डिविजन्स है, एफएमसीजी, होटल्स, बहुत सारे सेक्टर्स में आईटीसी बिजनेस करता है। टाटा बहुत सारा बिजनेस में है। आज मान लो टाटा एक कोई भी डिवीजन, कोई भी बिजनेस को अगर वो स्लम सेल करता है, यानी विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल वैल्यू, मतलब टाटा ऐसे नहीं कर रहा है ओ 100 एसेट है, 100 एसेट है तो एक एक एसेट का वैल्यू निकाल, टोटल कर माइनस लाइबिलिटी, एक एक लाइबिलिटी का वैल्यू कर, डिफरेंस ये मेरा कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटी, कि मैं आपसे जितना एसेट ले रहा हूं और आपका जितना लाइबिलिटी ले रहा हूं, जो डिफरेंस होगा उतना ही मैं आपको पे करूंगा, वही मेरा कंसिडरेशन होगा। बट यहां पे स्लम सेल में दिस इज नॉट द वे इट इज कैलकुलेटेड। हाँ, ऐसा भी सेल होता है कि आप इंडिविजुअल एसेट्स मुझे ट्रांसफर कर रहे हो, इंडिविजुअल लाइबिलिटी मुझे ट्रांसफर कर रहे हो, हम उसका यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहां पर किसका बात कर रहे हैं? स्लम सेल का बात कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका बात कर रहे हैं? स्लम सेल। एंड स्लम सेल का टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर आप इंडिविजुअल एसेट बेचते हो तो अपने उसको बोलते हैं आइटम वाइज सेल। क्या बोलते हैं? आइटम वाइज एसेट बेचना। तो एक एक एसेट को बेचना, तो एक एक एसेट के ऊपर अलग से कैपिटल गेन लगता है। एक एक एसेट को बेचना यानी एक एक एसेट के ऊपर अलग से कैपिटल गेन लगता है, वो अलग चीज है। यहां पर अपने क्या बात कर रहे हैं? स्लम्प सेल। कि आप लमसम कंसिडरेशन है, आपने एक एक असेट्स की वैल्यूएशन अलग से नहीं की है, आपने किसी भी वैल्यू को किसी भी असेट पे रिस्पेक्टिवली असाइन नहीं किया है, आपने विदाउट एलोकेटिंग इंडिविजुअल वैल्यू वो कंसिडरेशन निकाला है अप्रोक्सीमेटली। क्लियर हुआ? अब गवर्नमेंट यहां पे हमें एक प्रोविजन दिया है, सेक्शन 50B। क्या बोला? सेक्शन 50B। सोच के बोलना बेटा। अब 50B में समथिंग स्पेशल, अभी अभी तक जो भी सेक्शन पढ़े सब कुछ ना कुछ किसी ना किसी में कुछ स्पेशल था। कन्वर्जन में स्पेशल क्या था? टैक्सेबिलिटी हो रही है स्टॉक इन ट्रेड वाले साल में। स्लम्स 50C में स्पेशल क्या था? एफपीसी एक अलग तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है। 45 1A 1B 5 में स्पेशल क्या था? टैक्सेबिलिटी ही डेफर किए जा रहा है और ट्रांसफर अलग ईयर हो रहा है। तो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब जैसे 50B में आपको क्या लग रहा है यहां पे क्या डिफरेंस होगा? यहां पे डिफरेंस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब हम बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो चलो हमें पता चला किस वैल्यू पे ट्रांसफर कर रहे हैं, पता चल गया 40 लाख 50 लाख 80 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, हमें पता चल गया। बट यार इस बिजनेस का कॉस्ट क्या है ये कैसे पता चलेगा?
जब तुम एक बिजनेस को बेच रहे हो और एक असेट को बेच रहे हो, फर्क पड़ता है दोनों में। मैं एक बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा हूं, एक बिजनेस, एक रनिंग बिजनेस को मैंने ट्रांसफर किया, तो ये बिजनेस का कॉस्ट क्या है? ये चीज बोला है 50B। दैट इज वाई वी आर स्टडिंग दिस सेक्शन। दिस इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ स्लम सेल। अगर इंडिविजुअल एसेट होता तो कॉस्ट पता ही रहता ना, बट पूरे बिजनेस का कॉस्ट कैसे निकाले बाबा? कोई अंदाजा लगा सकता है कि बिजनेस का कॉस्ट कैसे निकलेगा? ऐसे ही सोचिए, सोचिए, एक बिजनेस है, चले आ रहा है, चले आ रहा है, चले आ रहा है, और सडनली आपने उसको बेच दिया, तो कैसे निकालेंगे कैपिटल गेन्स, कैसे निकाले प्रॉफिट? आपको सेल कंसिडरेशन पता है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाले? क्या नहीं है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है? मार्केट वैल्यू। अकाउंट्स पढ़ते हो? ये कर देंगे मतलब क्या कर देंगे? रिलैक्स, सोचो और अच्छे से सोचो, तुम करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। सिंपल सेट ऑफ कर दे। नहीं नहीं, सेट ऑफ कैसे? क्या सेट ऑफ? अरे भाई बैलेंस शीट। हर साल आप बैलेंस शीट बनाते हो, आपको पता है आपके एसेट, आपके बिजनेस का एसेट, टोटल एसेट आपके बिजनेस का, आपके बिजनेस में कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है, और आपकी बिजनेस में लायबिलिटी कितना है, पता है? अरे बोलिए। आपके एसेट्स और आपके लायबिलिटी और आपका कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर मैं अपना बिजनेस का एसेट्स और उस बिजनेस का लायबिलिटी माइनस करूं, तो मुझे पता चल जाए कि उस बिजनेस में कितना मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड है। वही तो मेरा कॉस्ट है, वही तो मेरा कॉस्ट है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो मेरे बैलेंस शीट में दिख रहा है, जो मेरे एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, वही मेरा क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। तो यहां पे आपको स्लम सेल के केस में कैप गेन निकालना है, तो यू हैव टू चेक योर कॉस्ट, यू हैव टू चेक योर बैलेंस शीट, यू हैव टू चेक योर बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि कैपिटल गेन कब आ रहा है? ट्रांसफर वाले साल में। और आपने ट्रांसफर एक डेट को किया, तो उसी डेट का मुझे क्या चाहिए? मतलब सोचो 30 जून को तुमने ट्रांसफर किया, तो 30 जून तक का मुझे क्या चाहिए? बैलेंस शीट चाहिए। यानी तुम 31 मार्च का बैलेंस शीट बनाने के बाद तुम्हें 3 महीना का और उसमें से ऐड करके 30 जून तक का तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। मतलब 3 मंथ्स का अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है अप्रैल में जून, तो उसको भी तुम्हें बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। कोई ओवरऑल समझ में आया? यही है स्लम सेल का बेसिक पर्पस, कि हाउ डू वी एक्चुअली कंप्यूट कैपिटल गेन्स, एंड दैट इज व्हाई सेक्शन 50B हैज बीन सेपरेटली नोटिफाइड फॉर दिस पर्पस। आइए देखते हैं स्लम सेल। स्लम सेल का मीनिंग पहले देखते हैं। स्लम सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग्स बाय एनी मीन्स। कैसे भी आपने ट्रांसफर किया, किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर किया, किसी भी वे में ट्रांसफर किया, किया आपने ट्रांसफर। लमसम कंसिडरेशन without assigning the values to each individual assets and liabilities। बिना लायबिलिटी, आई मीन बिना इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के असाइन किए आपने ये ट्रांसफर किया, विदाउट असाइनिंग वैल्यूज टू इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटी। सब मेरा इसमें एक बात सुनना, आप जब अपना बिजनेस ट्रांसफर करते हो, तो हो सकता है उस बिजनेस में कुछ ऐसे भी एसेट्स है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। तो लेट मी टेल यू, लैंड एंड बिल्डिंग कुछ ऐसे एसेट्स है कि अगर आपने उसको अपने यहाँ ट्रांसफर किया, जो कि एक बिजनेस का पार्ट है, तो उस पर स्टैंप ड्यूटी लगता है। क्या लगता है? 50C तो आप पढ़ ही चुके हो। उस पर स्टैंप ड्यूटी लगेगा, और स्टैंप ड्यूटी निकालने के लिए तो इंडिविजुअल लैंड का वैल्यू और इंडिविजुअल बिल्डिंग का वैल्यू पता ही होना चाहिए, निकालना ही पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, इफ आई एम ट्रांसफरिंग अ बिजनेस इन विच लैंड और बिल्डिंग वाज ऑलरेडी इंक्लूडेड, इन विच लैंड और बिल्डिंग वाज ऑलरेडी इंक्लूडेड, और ये उसका फॉर्म पार्ट कर रहा था,
सो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, आप लैंड और बिल्डिंग का अलग वैल्यू निकाल रहे हो जस्ट फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंप ड्यूटी। तो इसका ये मतलब है क्या, बिकॉज यू हैव असाइन्ड द वैल्यू टू एन लैंड और बिल्डिंग विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर बिजनेस एसेट, तो ये स्लम सेल नहीं है? ऐसे हो सकता है क्या? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग। पहले क्या बोला गया स्लम सेल का मीनिंग में, दैट इट मींस undertaking transfer for lump sum consideration without assigning values to individual asset and liabilities, बिना इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के वैल्यू असाइन किए बिना, विदाउट। तो गवर्नमेंट बोलती है नो, एक्सप्लेनेशन इसका प्रोवाइड करता है दैट डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी फॉर द सोल पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी रिगार्डेड एज क्या, असाइनिंग वैल्यूज। ये हम नहीं मान सकते हैं कि ये वैल्यूज असाइन है, दिस इज कैन नॉट बी रिगार्डेड एज असाइनिंग वैल्यूज। ट्रांसफर का मीनिंग क्या है, जो ट्रांसफर हमने पहले पढ़ लिया है सेक्शन 2 क्लॉज 47। एग्जांपल, ITC Limited sells its FMCG division to HUL at rupees 100 crores. If ITC would have derived 100 crores by separately allocating values to individual assets and liabilities, it could not be considered as slum sale. मेरा बात समझे? जैसे ITC ने क्या किया, 100 करोड़ डिराइव किया by separately allocating values to individual assets and liabilities. उन्होंने एक एक एसेट एंड लाइबिलिटीज को वैल्यू किया, टोटल किया, माइनस किया और फिर ट्रांसफर किया। ये स्लम सेल नहीं है। स्लम सेल में क्या होता है, एलोकेशन नहीं होता है। स्लम सेल इज विदाउट एलोकेशन। क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो क्लियर है। इंपॉर्टेंट मार्क करिए अब इसको। कैसे निकालना है कैप गेन्स, अब स्टार्ट हो रहा है। हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स ऑन स्लम सेल? First of all, guys, important amendment which came in this section 2 years back. पहले क्या होता था, मेरा बात एकदम ध्यान से सुनना, पहले क्या होता था कि जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन स्लम सेल का होता था वो एक्चुअल वैल्यू होता था। तुम 50 लाख में बेचा वही ले लो, 50 करोड़ में बेचा वही ले लो, 10 लाख में बेचा वही ले लो। फिर होने क्या लग गया मैं आपको बताता हूँ, इसमें टैक्स प्लानिंग होने लग गई। स्लम सेल आपस के एंटिटीज में होने लग गए। मतलब एक बहुत बड़ा कंपनी का ग्रुप, मतलब सोचो रिलायंस या सोचो टाटा, मल्टीपल बिजनेस में उन्होंने एक अपना बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया अपने किसी होली ओन सब्सिडरी या किसी ग्रुप कंपनी को, क्या कर दिया, स्लम सेल कर दिया। अब वो लोग टैक्स बचाने के लिए क्या करेगा, कंसिडरेशन को कम करेगा, कम चार्ज करेगा, टैक्स बचाने के लिए कुछ करेगा। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अब नहीं होगा ये। स्लम सेल पहले हम लोग ये सोच के बनाए थे कि एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल लोग अगर स्लम सेल करेगा तो ऐसे होगा, लेकिन अब इंटरनल ग्रुप एंटिटीज में देयर आर वेरियस रीस्ट्रक्चरिंग व्हिच आर हैपनिंग एंड स्लम सेल इज आल्सो हैपनिंग बिटवीन ग्रुप कंपनीज एंड इन सच अ वे टू अवॉइड टैक्स दे आर लोअरिंग देयर कंसिडरेशन टू अवॉइड टैक्स। तो गवर्नमेंट ने यहां पे भी एक डीमिंग फिक्शन ला दिया 50B में कि सेल कंसिडरेशन निकाला जाएगा आपका फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? यानी जो तुम्हारा बिजनेस का जस्टिफाइड वैल्यू रहेगा, जो तुम्हारा बिजनेस का जस्टिफाइड वैल्यू रहेगा रादर देन एक्चुअल वैल्यू, वही वैल्यू पे कैप गेन लगेगा एंड दैट इज डीम्ड टू बी फुल वैल्यू कंसिडरेशन। और वो डीम्ड फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या है आपका, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेटेड इन द prescribed manner shall be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of transfer of such capital asset which is nothing but a business, तो fair market value of the capital asset as on the date of the transfer calculated in the prescribed manner shall be deemed to be the full value consideration received or accruing as a result of transfer of such कैपिटल एसेट। मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा आपका डेट ऑफ ट्रांसफर वाले दिन, वही हम मानेंगे फुल वैल्यू कंसिडरेशन। तो FMV इज इक्वल टू FEC। अब ये जो FMV है ना बेटा, ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट देखिए, ये प्रिस्क्राइब मैनर है। ये क्या है, दिस इज हाउ द CBDT वाइड नोटिफिकेशन हैज प्रिस्क्राइब्ड कि किस मैनर में FVC निकाला जाएगा या किस मैनर में आप बोल सकते हो FMV निकाला जाएगा। हाउ विल द फेयर मार्केट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ 50C कहां से आ गया,
45 सबसेक्शन 2 कहां से आ गया? क्या हो गया इसको? 45 2 पढ़ चुके हैं बेटा, अभी क्या चल रहा है? 50 बी। क्या चल रहा है? स्लम सेल। ठीक है, हमको पता है ये सब आप पैनिक में आंसर दे रहे हो, पैनिक मत, आराम से रिलैक्स होके 50 बी पढ़ रहे हैं, स्लम सेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, 45 2 हो गया, खत्म। अब आ जाओ, अभी अपने 50 बी पढ़ रहे हैं। तो सीबीडीटी ने प्रिस्क्राइब किया फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट वुड बी हायर ऑफ क्या? सीबीडीटी ने प्रिस्क्राइब किया फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट वुड बी हायर ऑफ, ध्यान से, एफएमवी 1, एफएमवी 2, दो फेयर मार्केट वैल्यू लेने बोला गया है, और उसमें से जो ज्यादा होगा, जो हायर होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी योर एफवीसी, एफएमवी 1 या एफएमवी 2। एक तो बहुत ही सिंपल है, फेयर मार्केट वैल्यू 1 इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड। फेयर मार्केट वैल्यू 1 क्या होगा? एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट्स क्या? ट्रांसफर्ड। एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड। एफएमवी 1 क्या होगा? एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ क्या? स्लम सेल, डिटरमाइंड ऑन द डेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, किस डेट का आपको लेना है? जिस दिन आपने स्लम सेल किया उसी दिन आपको क्या करना है कि जो कैपिटल एसेट्स हमने क्या किया, देखो बिजनेस जब ट्रांसफर कर रहा है तो एसेट भी ट्रांसफर कर रहा है, लायबिलिटी भी ट्रांसफर कर रहा है। गौन बोलता है कि देख भाई, जो तुम एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाल ले। किसका? कैपिटल एसेट्स का। किसका? कि जो भी बिजनेस ट्रांसफर किया उसका फेयर मार्केट वैल्यू। अब उसको क्या मिल रहा है वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, उसको क्या मिल रहा है, वो जो ट्रांसफर किया है उसका क्या? फेयर मार्केट वैल्यू। अब क्या होगा पता है? लोअर फेयर मार्क, लोअर देन एफएमवी में कोई ट्रांसफर करेगा ही नहीं, वरना उसका टैक्स अननेसेसरी ज्यादा लग जाएगा। तो व्हाट ही वुड लाइक कि फेयर मार्केट वैल्यू पे ही क्या करे? ट्रांसफर। क्योंकि 50 बी में क्लियरली लिख दिया स्लम सेल में दैट फॉर द पर्पस ऑफ एफवीसी उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड ऑन द डेट ऑफ स्लम सेल। ये एक चीज हुआ। दूसरा, एफएमवी 2, ध्यान से देखिएगा, ये एफएमवी 2 बीइंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, रिसीव्ड और अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर बाय वे ऑफ स्लम सेल। वेरी इंटरेस्टिंग। कंसिडरेशन क्या हुआ? मुझे क्या मिला? काफी बार क्या होते हैं कि हमने अगर कोई बिजनेस ट्रांसफर किया तो हमें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है, हमें नॉन मॉनेटरी इन काइंड भी कुछ मिलता है। मनी तो मिल ही रहा है और नॉन मॉनेटरी भी कुछ मिल रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारे बिजनेस ट्रांसफर करने से तुम्हें जो एक्चुअल कंसिडरेशन मिला, रिसीव्ड, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी का फेयर मार्केट वैल्यू। किसका फेयर मार्केट वैल्यू? नॉन मॉनेटरी का फेयर मार्केट वैल्यू। तुम्हें मान लो तुमने बिजनेस ट्रांसफर किया तो तुम्हें हो सकता है कोई दूसरा बिजनेस का एसेट्स मिल रहा हो, तो एसेट का क्या निकालना है? जो तुम्हें मिला है। और पहला वाला क्या है? जो तुमने दिया है। और सेकंड वाला क्या है? जो तुम्हें मिला है, उसका एफएमवी निकालो। इनमें से जो हायर होगा दैट इज गोइंग टू बी माई अल्टीमेट एफवीसी फॉर द पर्पस ऑफ स्लम सेल कैलकुलेटेड इन 50 बी। आपको एग्जाम में दे देगा ऐसे कि your FMV of capital asset is this much but your FMV of the consideration received is this much, तो जो भी हायर होगा वही आप ले लेंगे। क्लियर हुआ क्या? तो FMV of the capital asset on the date of transfer which is higher of FMV 1 and FMV 2। ठीक है, नेक्स्ट है डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। 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 डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट।
ध्यान से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे बिजनेस का, एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या मानेंगे। यहां पर अपने इसको कंसिडर करेंगे नेट वर्थ। क्या कंसिडर करेंगे, अकाउंट्स में सुना होगा आपने, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज को क्या कर दो, माइनस कर दो। किसका नेटवर्थ निकालना है, उसी बिजनेस का, उसी अंडरटेकिंग का जो तुम क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग टू बी कंसिडर्ड विच विल बी कंप्यूटेड, और यहां पर आपका जो नेटवर्थ निकलेगा इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। कोई बोल सकता है क्यों। मेरा बिजनेस 3 साल से पुराना है, मैं 3 साल बाद बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूं, ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, लेकिन फिर भी जब मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालूंगा उसका मैं इंडेक्सेशन नहीं करूंगा। क्यों, बहुत सिंपल कारण है। पीजीबीपी का चल रहा है, कैप गेन चल रहा है, पीजीबीपी का है, बताइए यहां पे इंडेक्सेशन अलाउड क्यों नहीं है। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, नेटवर्थ कैसे आता है, और एसेट माइनस लायबिलिटी कहां से मिलेगा, और बैलेंस शीट कैसे कैसे बनता है। एग्जैक्टली बैलेंस शीट तो आपको डेट तक पता है, तो उसका वैल्यू क्यों हम इंडेक्स करेंगे। इंडेक्सेशन कब रिक्वायर्ड होता है, जब तो कोई तुम्हें वैल्यू पुराना डेट का पता है तब हम इंडेक्सेशन करते हैं। बट यहां पे तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी एज ऑन डेट ले रहे हैं। लॉजिक से समझोगे तो सब इजी है, वरना सब डिफिकल्ट लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आपका ट्रांसफर डेट है 30 जून मान लो 23, तो आपको बैलेंस शीट भी चाहिए कब तक का, उसी से आप क्या निकालोगे, नेटवर्थ। इसलिए आप विदाउट एनी इंडेक्सेशन वेदर इरिस्पेक्टिव ऑफ एलटीसीजी, मतलब यहां पे आप कभी भी इंडेक्सेशन नहीं देंगे, ऑल्दो इट इज लॉन्ग टर्म। समझ में आया। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सीधा 8 मार्क्स का आता है, स्लम सेल का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में सीधा 8 मार्क्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं नेटवर्थ क्या है सर, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट माइनस liabilities of such undertaking or division as appearing in the books of accounts। यानी यहाँ पे आपको क्या लेना है, आपको क्या लेना है, आपको यहाँ पर बुक वैल्यू लेना है। कौन सा वैल्यू लेना है, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। लेकिन इसके कुछ केवियट्स है बेटा, कुछ केवियट्स है, और एक बार समझते हैं। देखो ध्यान से, देखो depreciable assets, you know what you mean by depreciable assets, जिस assets पे we provide depreciation, जिस पे wear and tear, जिसे land is not a depreciable asset, वो appreciate ही होता है। लेकिन फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, एयर कंडीशनर, फिटिंग्स, फिक्सचर्स, ये सब क्या है, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है, डेप्रीशिएबल एसेट है। तो मेरे को बताओ, ये डेप्रीसिएशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आप जो बेटा अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन निकालते हो उसको अपने अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन बोलते हैं। कौन सा डेप्रीसिएशन बोलते हैं, उसमें एसएलएम मेथड भी फॉलो होता है, याद है, और डब्ल्यूडीवी मेथड भी फॉलो होता है। लेकिन लेट मी टेल यू, आज एवरीवन आइज ऑन द स्क्रीन प्लीज, लेट मी टेल यू, ये डेप्रीसिएशन जो अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन है ये अलग होता है, और ये जो एसेट्स, ये जो डेप्रीशिएबल एसेट्स अपने कैलकुलेट, ये जो अपने क्या बोलते हैं नेटवर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, इस नेटवर्थ में अपने को क्या चाहिए, एसेट माइनस लायबिलिटी। अब जब हम उस एसेट में से डेप्रीशिएबल एसेट निकालते हैं तो उस डेप्रीशिएबल एसेट में हमें क्या चाहिए पता है, डब्ल्यूडीवी। क्या चाहिए, रिटन डाउन वैल्यू। अपने को क्या चाहिए, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द। अब जैसे मान लो कोई एसेट का कॉस्ट 10 लाख है, तुमने उसको 6 लाख डेप्रीशिएट कर दिया है, तो तुम अकाउंट्स में भी डेप्रीशिएशन डब्ल्यूडीवी क्या समझते हो, 4 लाख। 4 लाख तुम्हारे लिए, अकाउंट्स में डेप्रीशिएशन लेके तुम्हारे लिए बैलेंस शीट में वैल्यू कितना आता है, 4 लाख। लेकिन ये जो डेप्रीशिएशन है ये एज पर अकाउंट्स है, दिस डेप्रीशिएशन एज पर, लेट मी टेल यू, डेप्रीशिएशन एज पर अकाउंट्स एंड डेप्रीशिएशन एज पर टैक्स अलग होता है।
टैक्स का डिप्रिसिएशन मेथड अलग है और अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन मेथड। आज बिल्डिंग में टैक्स में 10% डिप्रिसिएशन फ्लैट मिलता है, बट अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। अकाउंट्स में आपका पॉलिसी डिपेंड करता है, आप एसएलएम फॉलो करो, डब्ल्यूडीवी फॉलो करो, बट टैक्स में मैंडेटरी क्या है? 10%। वो भी कौन सा मेथड? डब्ल्यूडीवी। टैक्स में क्या बोलते हैं? तुमको 10% डब्ल्यूडीवी ही लेना पड़ेगा। तो माई पॉइंट इज, आज ये जो 6 का डेप्रिसिएशन आपने अपने बुक्स में लिया, अकाउंट्स में लिया, जरूरी नहीं है टैक्स में आएगा। तो अगर डेप्रिसिएशन चेंज हुआ तो डब्ल्यूडीवी भी चेंज हुआ। तो बैलेंस शीट में अपने सब कुछ बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। कुछ कुछ वैल्यूज है जो अपने को एज पर टैक्स लेना होगा, जहां पर टैक्स और बुक्स, टैक्स और अकाउंट्स अलग अलग है। डेप्रीसिएशन में टैक्स का अलग ओपिनियन है और अकाउंट्स का। दोनों डेप्रीसिएशन अपने अपने लॉ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। एक एज पर आईटी एक्ट है और एक एज पर कंपनीज एक्ट या अदर बुक्स, अदर स्टैट्यूट। तो यहां पर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 50 भी बोलता है कि जब आप डेप्रीशिएबल एसेट्स का कॉस्ट निकाल रहे हो, डेप्रीशिएबल एसेट्स का क्या निकाल रहे हो? कॉस्ट। तो यहां पे आपको क्या चाहिए? डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट एज पर टैक्स। डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट एज पर टैक्स। अरे बोलिए, क्लियर है? नेक्स्ट होता है बेटा, ध्यान से सुनना, गुडविल। क्या बोला हमने? गुडविल। एक गुडविल भी एक असेट है जिसको आप बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। क्या बोलते हैं? दो तरह के गुडविल होते हैं, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेस्ड। एक सेल्फ जनरेटेड और एक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि गुडविल का कॉस्ट हमेशा और हमेशा आपका, भले ही अकाउंट्स में गुडविल का कोई वैल्यू शो कर रहा है, बट आपने टैक्स के लिए ये गुडविल को कंसिडर का वैल्यू जीरो करना है। गुडविल के जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। बट ऑब्वियसली अगर आपने गुडविल किसी से परचेज किया हुआ है, अगर आपने गुडविल किसी से परचेज किया हुआ है कंसिडरेशन पे करके, सेल्फ जनरेटेड नहीं है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब अगर आप अकाउंट्स में AS14 पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है? अकाउंट्स में AS14 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अमेलगमेशन, जहां पे दो मेथड होता है, एक पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और एक परचेज मेथड, ठीक है? तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में मतलब मान लो वहां पे आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड करते हो, यानी आपने 100 रुपीज का एसेट खरीदा और आपने 120 पेमेंट किया, तो जो एक्सेस पेमेंट किया वो आपने क्यों पे किया? 20 रुपीज गुडविल के लिए पे किया। तो ये जो गुडविल है ये आपने आइडेंटिफाइबल गुडविल नहीं है, ये आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया, ये एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। परचेज गुडविल क्या हो गया कि सामने वाले के बुक्स में भी गुडविल था और मैंने उसको क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। मतलब गुडविल मेरे बुक्स में आया क्योंकि सामने वाले के लिए भी वो क्या था? गुडविल। तो वो क्या हो गया? परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल का कॉस्ट आप लेंगे, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कॉस्ट आप जीरो लेंगे। तो भले ही आपके अकाउंटिंग में बैलेंस शीट में गुडविल रिकॉर्डेड हो, बट यू हैव टू टेक कॉस्ट एज जीरो। जब आप क्या चीज के लिए कॉस्ट निकाल रहे हैं? स्लम सेल, नेटवर्थ, एसेट माइनस लायबिलिटी में एसेट। अरे बोलिए। और लास्ट आएगा 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। गैस कुछ याद है आपको? स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन ओनली बी सेट ऑफ विथ इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, ऐसा कुछ याद आ रहा है? सेट ऑफ में पढ़े थे। स्पेसिफाइड बिजनेस आपको PGBP में पढ़ाया जाएगा। कुछ बेसिक मैंने एग्जांपल भी लिया था कि गवर्नमेंट कुछ बिजनेसेस में जो कि इंफ्रा डेवलपमेंट है, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट लाना चाहती है, तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है वो बिजनेसमैन को कि आप उस बिजनेस को इंप्रूव करवाइए इंडिया में, आप वो बिजनेस में आइए, प्राइवेटाइजेशन करिए और ज्यादा से ज्यादा उसका ग्रोथ इंडिया में हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है, सेक्शन कौन सा? 35 AD में, दैट यू कैन क्लेम 100% डिडक्शन। आप कोई भी एसेट परचेज करोगे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। तो मुझे बताओ, अगर मैंने, ध्यान से सुनना,
आप 10 लाख का एसेट खरीदे, अकाउंट्स तो 10 लाख में ही रिकॉर्ड करेगा। आपको जो 100% डिडक्शन मिल रहा है अकाउंट्स में मिल रहा है कि इनकम टैक्स में मिल रहा है? इनकम टैक्स में मिल रहा है। अकाउंट्स में आपको इस 10 लाख पे डेप्रीसिएशन मिलेगा, बट इनकम टैक्स क्या करेगा आपको 100%। मतलब सर लेट मी टेल यू, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आपका इनकम टैक्स दोनों अलग अलग चलता है। यही एसेट पे आपको डेप्रीसिएशन मिल रहा है किसमें, बुक्स में, बट यही एसेट पे आपको 100% डिडक्शन मिल रहा है किस पे, आईटी में। अभी क्या चीज के लिए अपने कॉस्ट निकाल रहे हैं, आईटी, तो आईटी का लॉ फॉलो करो। तो अगर आपको किसी एसेट पे ऑलरेडी 100% डिडक्शन मिल गया है तो उसका कॉस्ट क्या लेंगे हम लोग? तुमने 10 लाख का एसेट खरीदा, तुमको 10 लाख का डिडक्शन मिल गया है पीजीबीपी इनकम में, अब वो तुम्हारे बुक्स में खड़ा है, लेकिन बुक्स में तो खड़ा ही रहेगा ना। मेरा बात समझो, तुमको मान लो बुक्स में डेप्रीसिएशन 10% मिल रहा है, तुमने 10 लाख में खरीदा था, अभी तुम्हारे बुक्स में वो वैल्यू कितना दिखेगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 9 लाख। इनकम टैक्स में तुमने 10 लाख का डिडक्शन ले लिया किसमें, पीजीबीपी में। पीजीबीपी कैलकुलेट करते समय तुमने 10 लाख का डिडक्शन ले लिया। अरे बोलिए, तो इनकम टैक्स के हिसाब से तुमने 10 लाख का खरीदा, 10 लाख का डिडक्शन ले लिया ना, इनकम टैक्स में इसका वैल्यू 0 हो गया है, तो ये कॉस्ट इसका 0 हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर कॉस्ट 0 नहीं लेते तो उसको डबल बेनिफिट मिल जाता, क्योंकि अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिडक्शन भी मिल रहा है, 50 में भी आप उसका कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो कैप गेन भी कम हो जा रहा है। लॉजिक लगाइए। तो जहां जहां डिफरेंस होता है बुक्स में और इनकम टैक्स में, वहीं पर एसेट का कॉस्ट चेंज हो रहा है। अब जैसे डेटर्स है, फर्क नहीं पड़ता ना डेटर्स में, इनकम टैक्स और बुक साथ साथ चलेगा, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस। लेकिन जहां डेप्रीशिएबल एसेट आया, जहां पे कुछ ऐसे एसेट्स है जिस पे डिडक्शन आपको 100% मिलता है, जहां पे गुडविल की बात हो गई, तो वहां पे कॉस्ट आपको 0 लेना पड़ेगा। अरे बोलिए, अब जैसे लोन्स एंड एडवांस, ये तो मेरा एसेट है, ये तो मेरा नेटवर्थ बढ़ा रहा है, ये तो बुक्स में भी वही होगा और आईटी में भी वही होगा। प्लीज बोलिए, पक्का? हाँ, देखिए, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स पहले होगा बेटा फॉर डेप्रीशिएबल एसेट्स। फॉर डेप्रीशिएबल एसेट इट इज रिटन डाउन वैल्यू, फॉर डेप्रीशिएबल एसेट इट इज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट। ब्लॉक अपने पढ़ेंगे, ब्लॉक मतलब एक ग्रुप। जैसे क्या होता है, आप कंपनी, ये तो आपको पता ही है, आपने कंपनीज एक्ट में अकाउंट्स में क्या पढ़ा होगा, अपने एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन जो है, सॉरी डेप्रीसिएशन जो एसेट के ऊपर है वो इंडिविजुअल एसेट वाइज निकालते हैं। मान लो आपके पास 5 मशीनरी है, अलग अलग दिन को परचेज हुआ, अलग अलग दिन को बेचा, अलग अलग दिन का डेप्रीसिएशन है, तो आप अलग अलग दिन का डेप्रीसिएशन निकालते थे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, याद है कुछ ऐसे ही निकालते थे। टैक्स ऐसा नहीं करता है, टैक्स बोलता है सारा मशीनरी, सारा प्लांट, सारा मशीनरी को एक जगह कर लो और उस पर एक रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अप्लाई करो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कब खरीदा कब क्या है। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग, इसको क्या बोलते हैं, पढ़ेंगे हम लोग पीजीबीपी में, उसको अपने बोलते हैं ब्लॉक ऑफ ब्लॉक। अब तुम आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम का एक ब्लॉक रहता है, उस ब्लॉक में कितना सारा आइसक्रीम रहता है, और वही तुमको हम क्या बोलेगा, कप्स में आइसक्रीम खाओ, वो क्या हो गया, इंडिविजुअल आइसक्रीम। और एक ब्लॉक अपने खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारा आइसक्रीम एक साथ रहता है, वही है। कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और अ प्रोफेशन which has not been acquired by the SSE, which has not been acquired by the SSE by purchase from a previous owner. This is known as self generated goodwill. मतलब अगर आपने कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एसेट का कॉस्ट रिकॉर्ड करके रखा है तो उसकी कॉस्ट 0 हो जाएगी। फॉर कैपिटल एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच 100% होल ऑफ द एक्सपेंडिचर में 100% 100% डिडक्शन, 100% डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 35 एडी, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अदर एसेट्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू, लाइक बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, डेटर्स। क्लियर है ना? ओके, इसकी जो कॉस्ट है
उसकी बुक वैल्यू हो जाएगी। डन? प्लीज बोले बेटा। कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउ होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट डेट है। अब मेरा एक बात सुनना, टैक्स प्लानिंग होना स्टार्ट हो गया क्या? सर अगर हम, मुझे पता है कि एसेट माइनस लायबिलिटीज नेटवर्थ, अरे बोलो। हाँ, एसेट का कॉस्ट, एसेट का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा नेटवर्थ बढ़ा, और नेटवर्थ जितना बढ़ा उतना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना बढ़ा उतना कैप गेन कम हुआ। अब लोग क्या करने लग गए, अननेसेसरीली टैक्स इवेजन करने के लिए एसेट को अपवर्ड रीवैल्यू करने लग गए। क्या करने लग गए? अपवर्ड रीवैल्यू, मतलब अपने बुक्स में उसको ज्यादा वैल्यू पे दिखाने लग गए। अब वो कैसे दिखाएंगे? कॉस्ट जो खरीदा है, मान लो एसेट टू बैंक एग्जांपल दे रहा हूं, एसेट तुम्हारा 100 रुपीज का है, वो तुम्हारा रिकॉर्डेड है, तुमने एसेट खरीदा, तुम्हारा एसेट तो 100 रुपया का है, 100 रुपया में तुमने खरीदा। अब कल को अगर तुम्हें इसको रीवैल्यू करना है तो तुम रीवैल्यू कैसे करोगे? तुम एक जर्नल एंट्री पास करोगे, एसेट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, एसेट टू, मान लो 50 रुपया मुझे रीवैल्यू करना है, तो ये मेरा लाइबिलिटी साइड में चला गया अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, और मेरा एसेट का बैलेंस कितना से बढ़ गया? 50 रुपया से बढ़ गया। तो मेरी तो कॉस्ट बढ़ गई ना एसेट की, मेरी तो एसेट की कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई। तो अगर मेरी एसेट की कॉस्ट बढ़ गई तो गवर्नमेंट वहीं पे क्या बोलता है? अगर मेरी एसेट की कॉस्ट बढ़ गई तो गवर्नमेंट वहीं पे क्या बोलता है? गवर्नमेंट बोलता है कि भाई ये जो तुम्हारा रीवैल्यूएशन तुमने किया है ना, ये जो तुमने रीवैल्यूएशन किया है ये अलाउ नहीं है, ये तुम इग्नोर कर दो। ये जब तुम एसेट का कॉस्ट निकालोगे तो तुम्हारा जो रीवैल्यूड अमाउंट तुम्हारे एसेट के कॉस्ट में इंक्लूडेड है वो तुम क्या कर दो? हटा दो। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि तुम्हारा एसेट का कॉस्ट 150 रुपया है इंक्लूडिंग 50 रीवैल्यूड अमाउंट, तो तुम्हारा कॉस्ट क्या होना चाहिए? 100। तुम रीवैल्यूएशन को क्या करोगे? इग्नोर कर दोगे। तुम्हारा जो एक्चुअल कॉस्ट है बेसिकली क्या, तुम्हारा जो, वो ही लेना है सर। रीवैल्यूड अमाउंट हैज टू बी इग्नोर्ड। प्लीज बोलिए बेटा। इफ अंडरटेकिंग इज हेल्ड बाय द ट्रांसफर फॉर मोर देन 36 मंथ्स, ऑब्वियसली इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? 36 मंथ्स। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 36 मंथ्स पहले और 36 मंथ ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, एल्स वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म। एल्स वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म। हर एक एसएससी जो स्लम सेल करेगा, ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू, इनको एक, अगेन बेटा जैसे मैंने आपको बोला ना, कुछ स्पेशल सेक्शंस होते हैं, वहां पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ एडिशनल कंप्लायंसेस भी करना पड़ता है। एडिशनल कंप्लायंसेस यानी क्या? उनको कुछ स्पेशल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अगर मान लो मेरा स्लम सेल हुआ तो मेरे को सर्टिफिकेशन चाहिए होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो एक रिपोर्ट होता है, जैसे ये कहे फॉर्म 29B, रिपोर्ट ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसे क्या करना होगा? अपने जो टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट का ड्यू डेट है, मुझे बताओ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट क्या है? वेरी गुड, 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। उसी डेट को ही सारा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होता है। उसी डेट को चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होगा जहां पे वो प्रॉपर सर्टिफाई करेगा दैट कंप्यूटेशन मेड अंडर 50B इज करेक्ट। क्योंकि स्लम सेल हर साल नहीं होता है। स्लम सेल हर साल होता है क्या किसी का भी? इट्स अ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। तो एवरी एसएससी शैल फर्निश अ रिपोर्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बस याद रखना बिफोर द डेट रेफर्ड इन 44AB विच इज टैक्स ऑडिट, विच इज, और टैक्स ऑडिट का डेट क्या है? 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। मतलब क्या हो गया? 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। इलस्ट्रेशन करेंगे ध्यान से। मिस्टर जेड इज एंगेज्ड इनटू 2 बिजनेस, dairy business, business 1, cow dung business, business 2, since 95-96. He transferred on 1st April 2022 his business 1 by way of slum sale for a total consideration of 25 lakhs. उसने 25 लाख में क्या किया? ट्रांसफर कर दिया, एक्चुअल वैल्यू दिया है ये। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑन 1st April 22 इज 30 lakhs। लेकिन जबकि उसका एसेट का, उसकी यूनिट की एफएमवी क्या थी?
30 lakhs। तो आपको पता है क्या लेना है। द एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द ट्रांसफर वर, ट्रांसफर करते समय कुछ खर्चा इसका लगा, दैट इज 28,000। तो ये क्या करना है अपने को, माइनस करना है। बैलेंस शीट किस डेट का दिया है, 31 मार्च 2022। एकदम सही है। अपने ट्रांसफर ही कब किया, कौन सा बिजनेस, डेयरी बिजनेस। अपने को जो भी सोचना है किसके बारे में सोचना है, बस काउडंग बिजनेस से अपने को मतलब नहीं है। अब एसेट लाइबिलिटी से एक बार पढ़ो। एसेट में बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर है और अदर एसेट है, ठीक है। और लाइबिलिटी में ओन कैपिटल है, रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, मतलब कुछ ना कुछ रिवैल्यू हुआ है। और यहां पे लिख दिया किसके लिए हुआ है, बिजनेस वन का बिल्डिंग, बिजनेस वन का बिल्डिंग क्या हुआ है, रीवैल्यू हुआ है। यानी यहां पे 3 लाख का रिजर्व है, तो मतलब यहां पे 3 लाख इंक्लूडेड होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अपना कॉस्ट क्या आएगा, नेट वर्थ में अपने को एसेट का कॉस्ट क्या लेना है, 9 लाख। समझ गए, क्योंकि रीवैल्यूएशन रिजर्व आप इग्नोर कर देंगे। लाइबिलिटी से भी इग्नोर कर दिए, कॉस्ट से भी इग्नोर कर दिए। अरे बोलो, बैंक लोन 70% बिजनेस वन का है, मतलब 30% बिजनेस टू का है। अपने को बिजनेस वन देखना है कि टू, तो ये 70% अपने क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स 25% फॉर बिजनेस वन, इसका भी 25% क्या लेने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। बिल्डिंग का बिजनेस वन का कॉस्ट क्या होगा, 9 लाख। एक बार देख लेते हैं, अदर इंफॉर्मेशन भी है। मशीनरी बिजनेस वन, इसका 3 लाख लेंगे। डेटर्स बिजनेस वन, इसका 1 लाख लेंगे। और अदर एसेट्स बिजनेस वन, इसका 150 लेंगे। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। revaluation reserve is created by up revising upward the value of the building of business fund। ठीक है, ये अपने कर ही चुके हैं, नहीं भी लिखता तो अपने को करना ही था, क्योंकि अपने बैलेंस शीट पढ़ के समझ लिए कि रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है 3 लाख का, वो इसका बना हुआ है। तो 12 लाख में से अपने को 3 लाख क्या करना है, माइनस करना है। अरे बोलिए, 2 पॉइंट देखिएगा। अदर एसेट्स ऑफ बिजनेस वन इंक्लूड बिल्डिंग्स, जो कि एक्वायर कब हुआ, 1 जुलाई 2020 को। कितने में, 50 में, फॉर ऑन विच नो डेप्रीसिएशन हैज बीन चार्ज्ड। आपका डेप्रीसिएशन रेट कितना दिया है, 10%। आपको कैपिटल गेन निकालने बोला है। तो ये अदर एसेट्स जो है कितने का है, 150 का। अब इसमें क्या हो गया है, इसमें 50,000 क्या है, बिल्डिंग इंक्लूडेड है, जबकि वो बिल्डिंग किसमें होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था। तो एक तो एरर हो गया, तो अपने अकाउंट्स में भी पढ़ते थे एरर, तो उसको क्या करते थे, रेक्टिफाई। तो यहां पे भी क्या करेंगे, तो यहां पर आपको अदर एसेट्स में से 50,000 क्या करना है, लेस करना है। और बिल्डिंग में 50,000 ऐड नहीं करना है, 50,000 का WDV ऐड करना है। 50,000 कब खरीदा था, 1 जुलाई 2020 को। और तुमको ये किस डेट का चाहिए, ट्रांसफर कब हुआ है, बैलेंस शीट कब गया। तो दिस 1 जुलाई 2020 को जो तुमने खरीदा, तुम्हें डेप्रीसिएशन माइनस करके तुमको WDV चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2022। किसका, इस 50,000 का। बाकी का तो हम एज्यूम करके रखें कि ये जो 9 लाख है ये WDV ही है, ये 3 लाख WDV ही है, ये एज्यूम करके रखें, क्योंकि और कुछ दिया हुआ नहीं। बट 50,000 एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे दे दिया कि ये 1 जुलाई 20 और उस पर कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं। अब बेटा मेरा बात ध्यान से सुनना, आपने अकाउंटिंग में प्रोपोर्शनेट पीरियड वाइज डेप्रीसिएशन पढ़ा है, यही पढ़ा है कि ये जुलाई 2020 का है तो उसको 3 महीने का डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, आपने यही पढ़ा है। टैक्स में ऐसा नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे डेप्रीसिएशन अकाउंट्स के हिसाब से चलेगा कि टैक्स के हिसाब से। तो टैक्स बोलता है नहीं, तुम अगर एक दिन भी यूज किया है ना तो तुम्हें डेप्रीसिएशन मिलेगा। ज्यादा डिटेल में हम नहीं, पूरा साल का नहीं, वेट करो, ज्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जाना चाहता। टैक्स में फुल रेट का कॉन्सेप्ट और हाफ रेट का कॉन्सेप्ट है। टैक्स में क्या है, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ओके।
पीजीबीपी में पढ़ेंगे। टैक्स में बोलता है कि अगर आप 180 डेज और मोर एसेट को यूज किए, एक्विजिशन से मतलब नहीं है, क्या किससे मतलब है, तो आप पूरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप 180 डेज से कम यूज किए हैं तो फिर आपको आधा रेट मिलेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैंने खरीदा है 1 जुलाई को, फर्स्ट, तो 180 उस साल जब मैंने खरीदा, कब, 2021 को, उस साल तो मैंने 180 डेज और 6 महीना ना यूज किए, तो मेरे उस साल पूरा मिलेगा। अब आपको पढ़ाया जाएगा, वो डेट आता है 3 अक्टूबर, आसपास ये होगा कि ये मिनिमम कट ऑफ डेट है कि 3 अक्टूबर तक अगर आप खरीद लेते हो तो 3 अक्टूबर से 31 मार्च आपका लगभग 180 डेज आता है। तो इतना अगर आप यहां से अगर आप पुट टू यूज चालू कर दिए तो आपको फुल रेट मिल जाएगा। और मान लो अगर आप 10 अक्टूबर को यूज करना स्टार्ट करते हो तो हाफ रेट होगा, क्योंकि आप 180 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल, ये अपने पीजीबीपी में पढ़ेंगे, मैंने अभी तक कुछ समझाया नहीं है बाबा, ठीक है, मैंने खाली शॉर्ट में बताया। आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले जब यहां पर आपको दिया है कि आपको कैपिटल गेन निकालना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या है यहां पर जो आने वाला है, नेटवर्थ। तो सबसे पहले अपने को क्या कर लेना चाहिए, नेटवर्थ कैलकुलेट करना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ बिजनेस वन। बिल्डिंग कितना, लेस, इग्नोर, कितना, उसको अपने अलग से दिखा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब यहां भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अप टू योर विश। मशीनरी डेटर, मशीनरी बताओ, डेटर, अदर एसेट्स 150, इसमें क्या करेंगे, बिल्डिंग रॉन्गली रिकॉर्डेड, कितना, WDV ऑफ बिल्डिंग। अब इजी है, देखो बहुत सिंपल है, ईयर्स को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 1 जुलाई 20 को 50,000 का बिल्डिंग खरीदा था, तो कितना साल डेप्रीशिएट करना है, 1 जुलाई 20 से पहला साल का डेप्रीसिएशन होगा 31 मार्च 21 तक, ठीक है। अब सुनो, प्लीज प्लीज प्लीज, एक डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन हम लोग सैलरी में भी करते थे, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, परक्विजिट, वहां पे ये सब नहीं चलता था। वहां पे कॉन्सेप्ट था कैलेंडर ईयर टू कैलेंडर ईयर, ईयर टू ईयर। वहां पे फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां पे कंप्लीटेड ईयर का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वहां पे परक्विजिट जो कैलकुलेट होता था वो एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से होता था, तो वो अलग ही चीज है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। बट यहाँ पे जो परक्विजिट कैलकुलेट हो रहा है ये एम्प्लॉयर के परक्विजिट से हो रहा है, आई मीन परक्विजिट बोले तो एम्प्लॉयर के परक्विजिट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो रहा है। एम्प्लॉयर मतलब खुद मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मेरे लिए कैलकुलेट हो रहा है। तो प्लीज वो वाला कैलकुलेशन और ये वाले कैलकुलेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पे जो सैलरी में हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते थे वो तो हम लोग परक्विजिट पर्पस के लिए निकालते थे, वहां पे आप पूरा
फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को भी क्रॉस कर जाते थे, एक साल के लिए निकालते थे, बट यहां पे एक साल मतलब आपको 31 मार्च एंड करना पड़ेगा। तो 1 जुलाई 20 से लेकर 31 मार्च 21, करेक्ट। फिर 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च, यही तो चाहिए। तो 2 बार डेप्रीसिएशन हुआ। तो आप क्या करोगे, 50,000, ध्यान से 50,000, 10% डेप्रीसिएशन है। तो देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, 10% डेप्रीसिएशन है मतलब 90% वैल्यू। अरे 50,000 में से 10% माइनस किए तो 90% हुआ ना। तो मैं 50,000 का 0.9 कर सकता हूं क्या, 0.9 समझ गए, 90%। अरे बोलो भाई, अरे बोलो, सबको समझ में आ रहा है ना, जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। नहीं सर हम लोग को तो वैसे ही करना, वैसे भी कर सकते हो, 50,000 माइनस 10% वैल्यू आया, फिर 10% वैल्यू, वैसे भी कर सकते हो आप, इट्स अप टू यू। फिर इंटू 0.9 कर सकते हैं क्या, क्योंकि इसका भी अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, 90% ही चाहिए, क्योंकि WDV है। ये अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, आई मीन सॉरी, स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे आपका जो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो ही माइनस कर रहे हैं, बट यहाँ पे 0.9 इंटू 0.9 करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। आप चाहे तो नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 50,000 इंटू 0.9 इंटू 0.9 विच इज कमिंग टू 40,500, कितना आ रहा है, 40,500, करेक्ट। तो ये अपना हो गया टोटल क्या, एसेट की वैल्यू। एसेट का वैल्यू कितना आ रहा है, 14,40,000। अब फटाफट लायबिलिटीज बता दो। बैंक लोन और क्रेडिटर्स, बैंक लोन कितना है, हाँ बैंक लोन अपना 1,40,000 है, 70% निकाले ना, 70% ऑफ 2 लाख, और ट्रेड क्रेडिटर्स 25% ऑफ 1,50,000, कितना, 37,000। तो नेट वर्थ कितना आ रहा है, 12 लाख, सबका यही आ रहा है, 12,63,000। अब अपने एफवीसी निकाल सकते हैं। एफवीसी क्या है, हायर ऑफ एफएमवी एंड एक्चुअल। एफएमवी कितना है, 30 लाख है, लेस ट्रांसफर एक्सपेंस, कितना कितना कितना, 28,000। तो बचा नेट कंसिडरेशन, कितना, 29,72,000। नेक्स्ट नेट वर्थ अंडर सेक्शन 12 लाख, कितना आ रहा है, 17,09,000। इसमें डिफरेंस आया होगा, मैं बताता हूँ क्यों, इसके वजह से, ठीक है। ये चेंज हुआ होगा, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट हुआ होगा 25%, यहाँ पे डिफरेंस आया होगा। बट एनीवेज आपका जो आंसर है सही है, इसको इग्नोर कर दीजिए। एग्जैक्टली ये जो नेटवर्थ है यही आपका कॉस्ट है, जो नेटवर्थ है यही आपका कॉस्ट है। यही है इस सेक्शन का सबसे बड़ा खास बात, कि नेटवर्थ ही कॉस्ट है और यही इंडेक्स कॉस्ट है, सब यही है जो है, इसी के लिए इतना मेहनत की है।
ठीक है, ये मैंने वेरीफाई कर लिया है। अगर ये आप 25% के हिसाब से करते तो आपका आंसर ये आता। ठीक है, एनीवेज ठीक है। मतलब खाली बिल्डिंग छोड़ के मैं यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट अगर चेंज कर दूँ एसेट को, तो आपका आंसर टैली कर जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या बार बार चेंज करता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर को प्लीज इग्नोर कर देना। डन, अब आ जाइए होमवर्क में, आ जाइए क्वेश्चंस में, आ जाइए कुछ। क्वेश्चन 2। हाँ, पेज 62। Mr. Anand Prakash, a resident individual, age 55 years, purchased 10 plots in the financial year 2002-3 for 12 lakhs. On 1st April 2010, he started a business of property dealing and converted all the 10 plots as stock in trade of his business. Convert कर लिया? कब? कैपिटल गेन के क्वेश्चंस बहुत धीरे धीरे पढ़ा करिए। 1 अप्रैल को कन्वर्ट किया है, मतलब ये कौन सा साल है? वाईओटी है ये, ईयर ऑफ ट्रांसफर। And recorded the cost at 40 lakh in his books, being the fair market value as on 1st April 10। मतलब क्या है ये? एफईसी। ये सब अपने पढ़ चुके हैं, कौन से सेक्शन में? 45(2). ट्रांसफर कब हो चुका है? 2010-11 में। अब क्या चीज का वेट हो रहा है? वेरी गुड आंसर, कि ये जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी है कब बेचे ये? ऑन 31st March 2014 he sold all the 10 plots for 55 lakh and purchased a residential house property for 50 lakh। उस साल उसने क्या किया? सारा प्लॉट बेच दिया। तो ये जो 10 प्लॉट्स पे कैपिटल गेन आएगा, ये किस साल आएगा? प्रीवियस ईयर, करेक्ट। ये प्रीवियस ईयर 13-14 में इसका कैप गेन टैक्सेबल होगा। अभी तक कोई डाउट? लेकिन इस साल ये बोला है कि 31st March 14 को ही परचेज्ड अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर, ये कुछ नया बात बोला कि उस साल ये प्लॉट को बेच भी दिया और उस साल एक नया प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लिया। He has constructed 2 rooms in this residential house in June 15। अब ये किसका बारे में सडनली, किसके बारे में बात कर रहा है? क्योंकि करेक्ट, रेसिडेंशियल हाउस में, क्योंकि ये प्लॉट तो बेच दिया, बात खत्म, स्टोरी ओवर। और इसका कैप गेन ऑलरेडी किस साल लग चुका है? 13-14। इसका पीजीबीबी भी किस साल लग चुका है? 13-14। He constructed 2 rooms in this residential house in June 15 and has spent 8 lakhs। और उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी कितना है? 8 lakhs। He sold the above residential house 5th February को कितना में? 70 लाख में इसने प्रॉपर्टी, आई मीन हाउस बेच दिया करेंट ईयर में। वैल्यूएशन अडॉप्टेड बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी कितना है? 92 लाख, 10% से बहुत ऊपर है। रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर आनंद प्रकाश एओ ने रेफर को वैल्यूएशन ऑफिसर किया एंड द वैल्यूएशन ऑफिसर ने सोने पे सुहागा किया, उसको इग्नोर ही करो। आनंद प्रकाश ने ब्रोकरेज पे किया 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। पूछा क्या आपसे लास्ट में? टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ आनंद प्रकाश फॉर करेंट असेसमेंट ईयर। यानी ये वाला पैराग्राफ और पहला लाइन बेकार, कुछ नहीं करना था आपको इसका। आपको खाली प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट था उसी का कैप गिनेगा, मतलब इट्स एज गुड एज अ नॉर्मल सम। स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हुआ होगा, अरे इसका कुछ करना ही नहीं है,
इसका कुछ करना ही नहीं है। अरे नहीं करना है इसका कुछ, लेकिन नोट लिख के आना पड़ेगा आपको प्रॉपरली कि क्यों नहीं करना है। हम लोग को पूछा ही नहीं, हाँ हम लोग को पूछ लेता दैट गिव द टोटल ऑफ इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 14-15, तो आपको पूरा करना, बट ऐसा होता नहीं है, आपको करंट ईयर का ही क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? हाँ, तो कर लेंगे आप, तो होमवर्क कर लेना। ओके, ये होमवर्क कर लीजिएगा। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 भी ट्राई करिएगा होमवर्क, 7 भी होमवर्क, 8 भी होमवर्क। ठीक है, बस दैट्स इट गाइस। एक स्लमसेल का क्वेश्चन था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 भी होमवर्क, पेज 66। ध्यान से करिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। ओके, दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।